क्वेश्चन 141 विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्रोफेशनल क्वालिटी ऑफ ए कंपनी सेक्रेटरी। एक कंपनी सचिव की प्रोफेशनल क्वालिटी इनमें से कौन सी है, पेशेवर विशेषता कौन सी है, यह बताना है। गिवन ऑप्शंस में सही जवाब है ऑप्शन सी, नॉलेज ऑफ कंपनी लॉ। कंपनी लॉ की नॉलेज होगी तो वो कंपनी सेक्रेटरी के अपने प्रोफेशन में मददगार होगी, ये इसलिए इसकी एक प्रोफेशनल क्वालिटी है। 142 सेक्रेटरी ऑफ ए कंपनी इज अपॉइंटेड बाय। एक कंपनी का सचिव किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है। गिवन ऑप्शंस में ऑप्शन डी सही है, ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि प्रोमोटर्स पहला जो सेक्रेटरी होता है किसी कंपनी का उसे प्रोमोटर नियुक्त करते हैं और बाद के जितने भी सेक्रेटरी होते हैं उनकी नियुक्ति डायरेक्टर्स के द्वारा की जाती है। डायरेक्टर्स उन रूल्स और रेगुलेशंस के तहत नियुक्ति करते हैं सेक्रेटरी की जो कंपनी के आर्टिकल्स में दिया होता है, इसलिए डी इसका सही जवाब हुआ। 143 व्हाट आर द ड्यूटीज ऑफ ए कंपनी सेक्रेटरी। कंपनी सेक्रेटरी की ड्यूटीज क्या हैं। गिवन ऑप्शंस में सही जवाब है ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ बोर्ड ऑफ जनरल मीटिंग, जनरल मीटिंग के बोर्ड को एडमिनिस्टर करना, ये भी ड्यूटी है कंपनी सेक्रेटरी की। और कंप्लायंस ऑफ इंटरनल रेगुलेशंस एंड लेजिस्लेशन, कंपनी के जो भी इंटरनल रेगुलेशन या लेजिस्लेशन होते हैं उनका पालन कराना। 144 मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स इन ए पब्लिक कंपनी आर। एक पब्लिक कंपनी में अधिकतम डायरेक्टर्स की संख्या। गिवन ऑप्शंस में सही जवाब ऑप्शन सी है 15। एक कंपनी में जो मिनिमम नंबर होता है डायरेक्टर्स का, अगर वो ओपीसी या 1% कंपनी तो 1 मिनिमम नंबर होगा डायरेक्टर्स का। अगर वो बाकी कोई प्राइवेट कंपनी है, ओपीसी के अलावा अन्य प्राइवेट कंपनी है, तो ऐसे केस में मिनिमम डायरेक्टर्स की संख्या 2 होगी। और अगर वो एक पब्लिक कंपनी है तो पब्लिक कंपनी के केस में मिनिमम डायरेक्टर्स की संख्या 3 होगी और मैक्सिमम डायरेक्टर्स की संख्या 15 होगी। नेक्स्ट है 145 इफ ए डायरेक्टर ऑफ ए कंपनी इज माइंड देन सेक्रेटरी इज। अगर किसी कंपनी के डायरेक्टर को उसका माइंड कहा जाए तो जो सेक्रेटरी होगा उसको क्या कहा जा सकता है। ये एक नॉर्मल सेइंग है जो कंपनीज एक्ट में यूज होती है बार बार। गिवन ऑप्शंस में सही जवाब इसका है ऑप्शन बी, ईयर, आईज और हैंड। सेक्रेटरी वो पर्सन है जो कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन को प्राप्त करता है, सुनता है, देखता है सिचुएशन को और काम करता है फिर, तो 20 का सही जवाब हुआ। नेक्स्ट है अंडर विच सेक्शन कंपनी सेक्रेटरीज फंक्शन मेंशन। किस सेक्शन में कंपनी सेक्रेटरी के जो फंक्शन है वो मेंशन है। तो गिवन ऑप्शन में सही जवाब है ऑप्शन बी, सेक्शन 205 में कंपनी सेक्रेटरी के फंक्शंस के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट है 147 अ कंपनी इज सेड टू हैव बीन इनकॉर्पोरेटेड व्हेन। एक कंपनी का निगमन कब माना जाएगा, कब माना जाएगा कि कंपनी बन चुकी है, रजिस्ट्रेशन उसका हो चुका है। गिवन ऑप्शंस में सही जवाब है ऑप्शन बी, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन हैज बीन ऑब्टेन्ड फ्रॉम द रजिस्ट्रार। रजिस्ट्रार जो होता है कंपनीज का, हर एक स्टेट में एक रजिस्ट्रार होता है, तो कंपनी जिस स्टेट में अपना रजिस्ट्रेशन कराती है, इनकॉर्पोरेशन कराती है, उस स्टेट के रजिस्ट्रार के पास जाती है, रजिस्ट्रार उसका रजिस्ट्रेशन कर देता है तो उसको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन देता है। उस दिन से कंपनी का जन्म हुआ माना जाता है, तो बी सही जवाब है। नेक्स्ट है सिलेक्ट द ऑप्शन दैट इज नॉट एन इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंस। यहाँ पे इंटरनेशनल फाइनेंस से रिलेटेड सोर्स कौन सा नहीं है यह बताना है। इसमें जो ऑप्शन हमें दिए हैं डिपोजिटरी रिसीट, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, इसके अलावा यूरो करेंसी लोन और यूरो बॉन्ड, 4 ऑप्शन दिए हैं। जो ऑप्शन इनमें से ऐसा नहीं है जिससे इंटरनेशनल करेंसी कोई कंपनी रेज कर सकती है, इंटरनेशनल करेंसी में कैपिटल रेज कर सकती है, वो नहीं है, उसको बताना है। तो गिवन ऑप्शन में सही जवाब है ऑप्शन बी, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट होता है इंडिविजुअल लेवल पे 2 पार्टीज के द्वारा किया जाता है। बाकी इंटरनेशनल फाइनेंस का जो सोर्स है वो डिपोजिटरी रिसीट हो सकते हैं। कोई कंपनी कैपिटल प्राप्त करना चाहती है विदेशी मार्केट से विदेशी मुद्रा में, तो उसके पास तरीका होता है कि वो डीआर यानी कि डिपोजिटरी रिसीट अमेरिका में, अगर अमेरिका की मार्केट में वो इशू करना चाहे अपनी शेयर कैपिटल, तो वहां पे एडीआर इशू करेगी, बाकी देशों के लिए जीडीआर इशू करेगी। और यूरो करेंसी लोन से भी विदेशी मुद्रा प्राप्त हो सकती है।
और यूरो बॉन्ड से भी विदेशी मुद्रा प्राप्त हो सकती है। यूरो करेंसी लोन ऐसे लोन होते हैं जब किसी देश की कोई कंपनी अपने ही देश में लोन ले, लेकिन जो करेंसी जिसमें लोन ले रही है वो अपने देश की नहीं, किसी बाहर के देश की है, तो ऐसा जब लोन मिलता है तो उसको यूरो करेंसी लोन कहते हैं। इसी तरह यूरो बॉन्ड होता है कि कोई कंपनी बॉन्ड इशू करके डेट कैपिटल प्राप्त करना चाहती है, अपने ही मार्केट में उनको इशू करे, लेकिन करेंसी दूसरे देश की में इशू करे, तो यूरो बॉन्ड ऐसा बॉन्ड कहलाता है। नेक्स्ट है 149, which of the following is the primary differentiating factor between EDR and GDR as part of depository receipt? डिपोजिटरी रिसीट ही होते हैं एडीआर भी और जीडीआर भी। ये पूछा है इनमें से कौन सा प्राइमरी डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है इन दोनों के बीच में। तो गिवन ऑप्शंस में जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी, एरिया ऑफ ऑपरेशन। एरिया ऑफ ऑपरेशन के आधार पर ये दोनों अलग होते हैं। एडीआर का जो ऑपरेशन का एरिया है वो अमेरिकन शेयर मार्केट में है। कोई इंडिया की कंपनी अगर डॉलर में कैपिटल प्राप्त करना चाहती है तो वो डिपोजिटरी रिसीट के माध्यम से अमेरिका के किसी शेयर मार्केट में इशू करेगी, तो उसको एडीआर बोला जाएगा। और अगर ऐसा ही डिपोजिटरी रिसीट अमेरिका के अलावा अन्य किसी भी देश में जब जारी किया जा सकता है, जब किसी एक पर्टिकुलर कंट्री से बंधा नहीं है, तो उसको जीडीआर कहा जा सकता है। नेक्स्ट है बॉन्ड्स that are sold outside the country in whose currency they are denominated are called। ऐसे बॉन्ड जो बेचे जाते हैं आउटसाइड द कंट्री, किसी कंट्री से बाहर, जिस कंट्री की करेंसी में वो डिनोमिनेटेड हैं, तो ऐसे बॉन्ड क्या कहलाते हैं। मतलब ये कहा जा रहा है कि बॉन्ड, फॉर एग्जांपल कि इंग्लैंड में कोई बॉन्ड इशू हो रहे हैं और वो इंग्लैंड की करेंसी में ना होकर के किसी अन्य देश की करेंसी में इशू हो रहे हैं और बेचे भी जा रहे हैं इंग्लैंड में। फॉर एग्जांपल अगर वो डॉलर में इशू करते हैं तो इंग्लैंड में जिनके पास डॉलर होंगे वो इन बॉन्ड को खरीद लेंगे। तो किसी देश में किसी देश की कंपनी बॉन्ड इशू कर रही है लेकिन उसकी करेंसी उस देश की ना होकर के किसी अन्य देश की है, तो ऐसे केस में इनको बोला जाता है यूरो बॉन्ड। यूरो बॉन्ड का यूरोप से कोई मतलब नहीं है, ये दुनिया के किसी भी देश में अगर इशू होंगे, फॉर एग्जांपल अगर इंडिया में इशू करती है कोई कंपनी और अमेरिकन डॉलर में या किसी दूसरे देश की करेंसी में इंडिया की कंपनी इंडिया में ही बॉन्ड इशू कर रही है, तब उसको बोला जाता है यूरो बॉन्ड। बाकी जो समराई बॉन्ड है, येंकी बॉन्ड है, फॉरेन बॉन्ड है, इनकी अलग अलग मीनिंग है। समराई बॉन्ड किसी बॉन्ड को बोला जाता है कि अगर येन डेनोमिनेटेड बॉन्ड किसी कंपनी के द्वारा इशू किए जाते हैं और वो इशू किए जा रहे हैं जापान में, जापान में इशू कर रही है किसी दूसरे देश की कंपनी बॉन्ड और जापानी करेंसी में, तो ऐसे बॉन्ड को समराई बॉन्ड बोला जाता है। और अगर कोई कंपनी बॉन्ड इशू कर रही है यूएस की मार्केट में, कंपनी किसी दूसरे देश की है, यूएस की मार्केट में यूएस डॉलर में इशू कर रही है, तो उनको येंकी बॉन्ड बोला जाता है। यूरो बॉन्ड फिर से बता दें कि अगर कोई कंपनी, जैसे कोई कंपनी अपने ही देश में इशू कर रही है लेकिन करेंसी किसी दूसरे देश की है, तब यूरो बॉन्ड बोला जाएगा। तो अगर कोई इंग्लैंड की कंपनी जापान की करेंसी में जापान में जाकर के बॉन्ड इशू कर रही है तो समराई बॉन्ड। अगर इंग्लैंड की कंपनी और वो अमेरिका में जाके बॉन्ड इशू कर रही है अमेरिका के डॉलर में, तो वो येंकी बॉन्ड। अगर इंग्लैंड की कंपनी यही बॉन्ड ना अमेरिका जा रही है ना जापान जा रही है, लेकिन इंग्लैंड में रह के ये बॉन्ड इशू कर रही है, बट जो करेंसी है वो या तो अमेरिका की है या जापान की है या किसी अन्य देश की है, इंग्लैंड की करेंसी खुद की नहीं है स्वयं की, तो यूरो बॉन्ड बोला जाएगा। अब फॉरेन बॉन्ड किसी बॉन्ड को तब बोला जाता है जब किसी डोमेस्टिक मार्केट में, किसी कंट्री में किसी दूसरे देश की कंपनी आकर के जब बॉन्ड इशू कर रही है तो वो देश उसको फॉरेन बॉन्ड बोलेगा। जैसे इंडिया में किसी दूसरे देश की कंपनी आए और इंडिया में वो अपने बॉन्ड इशू करे तो इंडिया वाले बोलेंगे कि फॉरेन बॉन्ड है, फॉरेन की कंपनी इशू कर रही है। नेक्स्ट है 151, ट्रेजरी बिल इज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ शॉर्ट टर्म बोरोइंग मैच्योरिंग इन ए पीरियड ऑफ लेस देन 1 ईयर। इट इज इशूड बाय ट्रेजरी बिल जो होते हैं वो एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे शॉर्ट टर्म की बोरोइंग की जा सकती है, किसी कंपनी के द्वारा 1 साल से कम अवधि के लिए लोन दिया जा सकता है। ये इशू किसके द्वारा किया जाता है यह पूछा गया है। दरअसल कंपनी, मैंने वर्ड बोल दिया लेकिन कंपनी नहीं है, फ्लो में बोल दिया है, आप उसको दोबारा से सुन लें। ट्रेजरी बिल एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसमें बोरोवर, जिसको फंड चाहिए, वो शॉर्ट टर्म के लिए फंड प्राप्त करने के लिए इनको इशू करता है। ये किसके द्वारा यूज किया जाता है, मतलब कौन इनको इशू करता है ट्रेजरी,
बिल्स को। तो गिवन ऑप्शन में सही जवाब है ऑप्शन बी, सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट इशू करती है और सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से दरअसल आरबीआई इसको बेचता है, आरबीआई कलेक्ट करता है पैसे को, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट का बैंकर आरबीआई है। तो सही जवाब इसका ऑप्शन बी है। नेक्स्ट है विच वन इज करेक्ट, इनमें से कौन सा करेक्ट है ये बताना है। तो 152 के चारों ऑप्शंस को पढ़ लें, फिर देखें इनमें से कौन सा सही है। सही जवाब है ऑप्शन बी, ट्रेड क्रेडिट इन्वॉल्व इम्प्लीसिट कॉस्ट। देखिए ट्रेड क्रेडिट होता क्या है, और वो कोई कॉस्ट फ्री सोर्स नहीं है, जैसा पहले सेंटेंस में कहा जा रहा है ट्रेड क्रेडिट एक कॉस्ट फ्री सोर्स है, नहीं ऐसा नहीं है, ये रॉन्ग स्टेटमेंट है, ये भी रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है। ट्रेड क्रेडिट में भी इम्प्लीसिट कॉस्ट छुपी होती है। ट्रेड क्रेडिट क्या होता है कि एक ट्रेडर, एक बिजनेसमैन किसी दूसरे बिजनेसमैन से सामान खरीदता है और उसको वो उधार खरीद लेता है कि जब मेरा सामान बिक जाएगा तो मैं आपको पैसे दे दूंगा। आमतौर पे बिजनेसमैन इस तरीके से सामान खरीदते रहते हैं उधार। इसको ही ट्रेड क्रेडिट कहा जाता है। ट्रेड क्रेडिट के माध्यम से एक बिजनेसमैन को आसानी होती है कि बिना पैसा इन्वेस्ट किए वो बड़े जो बिजनेसमैन उनसे सामान ले लेता है अपने, और जब उसका बिक जाता है तो उनको वापस कर देता है। तो ये एक तरह से फाइनेंस अरेंजमेंट का माध्यम है। अब इसमें ये कहा गया है कि इसकी कोई इम्प्लीसिट कॉस्ट इसमें इन्वॉल्व होती है। तो ट्रेड क्रेडिट में भी एक इम्प्लीसिट कॉस्ट होती है। इम्प्लीसिट कॉस्ट क्या होती है? इम्प्लीसिट कॉस्ट ऐसी कॉस्ट होती है जो एक्सप्लिसिट नहीं होती है, यानी कि क्लियर कट नहीं होती है। जैसे अगर हम किसी से लोन लेंगे तो वो इंटरेस्ट मांगेगा, तो वो तो एक्सप्लिसिट कॉस्ट है, स्पष्ट लागत है। इम्प्लीसिट कॉस्ट छुपी हुई लागत होती है, वो दिखने में दिखाई नहीं देती है। ये कैसे होती है कि ट्रेड क्रेडिट पे जब एक बिजनेसमैन किसी दूसरे बिजनेसमैन से सामान खरीदेगा कि 2 महीने 3 महीने का उधार दे दो, और मैं 2 महीने 3 महीने बाद जब मेरा सामान बिक जाएगा तो मैं आपको वापस कर दूंगा। तो ये क्रेडिट तो मैंने कर लिया, मुझे लग रहा है कि मुझे ब्याज नहीं देना पड़ रहा, लेकिन इसमें भी एक कॉस्ट छुपी होती है। कॉस्ट ये छुपी होती है कि जब हम किसी से उधार सामान खरीदते हैं तो अक्सर वो उसकी टर्म और कंडीशंस पे होता है। कई दफा वो महंगा हो सकता है। अगर हम कैश दे के खरीदते तो हो सकता है डिस्काउंट मिल जाता, लेकिन हम तो उधार खरीद रहे हैं तो हमें डिस्काउंट नहीं मिलेगा। तो जो पैसा हमें एक्स्ट्रा देना पड़ गया वो एक तरह से कॉस्ट ही है, इम्प्लीसिट कॉस्ट। नेक्स्ट है 153। इसमें पूछा गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस्टेब्लिश किया है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन सीडो, किस वर्ष इसको इस्टेब्लिश किया गया यह बताना है। डायरेक्ट क्वेश्चन है। सही जवाब है ऑप्शन सी 1954 में। नेक्स्ट है मेजर प्रॉब्लम ऑफ डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज सेंटर। जो डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज सेंटर होते हैं उनकी मुख्य प्रॉब्लम क्या है ये पूछा गया है। तो गिवन ऑप्शन में ऑप्शन डी इसका सही जवाब है, ऑल ऑफ द अबव। डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर दरअसल हर स्टेट के हर डिस्ट्रिक्ट में एक डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर होता है, जिसका काम होता है कि डिस्ट्रिक्ट में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए जो सरकारी योजनाएं होती हैं, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट की चाहे स्टेट गवर्नमेंट की, उनसे लोगों को बेनिफिट दिलाना। तो इसमें दिक्कत क्या आती है? मुख्य समस्या है लैक ऑफ ट्रेंड स्टाफ। ट्रेंड स्टाफ इसमें नहीं होता है, कॉर्पोरेट जैसी ट्रेनिंग इनकी नहीं रहती है। जो स्टाफ होता है वहां पे लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन की कमी पाई जाती है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी रहती है। तो डी इसका सही जवाब है, सारे ही सही हैं। नेक्स्ट है द पर्सन हु बियर्स अ रिस्क टू प्रोड्यूस गुड्स और सर्विसेज टू अर्न प्रॉफिट इज कॉल्ड। ऐसा पर्सन जो रिस्क बियर करता है गुड्स को या सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के लिए और इस तरह उनसे प्रॉफिट अर्न करने के लिए, उसको क्या कहते हैं? एबीसीडी ऑप्शंस दिए हैं, इनमें से जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, एंटरप्रेन्योर। दरअसल एंटरप्रेन्योर वो पर्सन होता है जो प्रोड्यूस करता है गुड्स को या सर्विसेज को, सेटअप करता है अपना बिजनेस और रिस्क बियर करता है। नेक्स्ट है 156। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डज नॉट क्लियरली डिस्टिंग्विश बिटवीन एंटरप्रेन्योरशिप और मैनेजमेंट। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ऐसा है जो क्लियरली दोनों में डिस्टिंग्विश यानी कि अंतर नहीं करता है एंटरप्रेन्योरशिप में और मैनेजमेंट में? ऐसा स्टेटमेंट पूछा गया है। तो गिवन ऑप्शंस में सही जवाब है ऑप्शन डी, एंटरप्रेन्योरशिप इज वंस फॉर ऑल एक्टिविटी, मैनेजमेंट इज कंटिन्यूअस एक्टिविटी। देखिए मैनेजमेंट कंटिन्यूअस है ये तो सही है, लेकिन एंटरप्रेन्योरशिप वंस फॉर ऑल है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एंटरप्रेन्योरशिप भी कंटिन्यूअस एक्टिविटी है, ये भी बार बार करते रहना होता है। तो ये स्टेटमेंट जो है इसलिए ये रॉन्ग है, ये इनमें अंतर नहीं बता पा रहा है। तो डी इसका सही जवाब हो जाएगा। बाकी जो तीनों स्टेटमेंट में वो अंतर बताते हैं एंटरप्रेन्योरशिप में और मैनेजर में। नेक्स्ट है बुक इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप इज रिटन बाय। यह बुक किसने लिखी है? इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप। तो गिवन ऑप्शन में सही जवाब है ऑप्शन सी, पीटर एफ ड्रकर की ये एक फेमस बुक है। 158 है एंटरप्रेन्योरशिप इज बेस्ड ऑन। एंटरप्रेन्योरशिप बेस्ड है किस पे? गिवन ऑप्शंस में सही जवाब है ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी, यानी कि रिस्क और इनोवेशन दोनों ही शामिल रहते हैं। देखिए एंटरप्रेन्योरशिप जो होता है
एंटरप्रेन्योरशिप जो एक प्रोसेस होती है जिसमें कोई पर्सन, जिसको एंटरप्रेन्योर बोलते हैं, वो रिस्क लेता है और बिजनेस स्टार्ट करता है, तो वो रिस्क बियर करता है, रिस्क शामिल रहती है हमेशा। इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप में कोशिश की जाती है एंटरप्रेन्योर के द्वारा कि कुछ वो इनोवेटिव आइडिया लाए तो उसका बिजनेस ठीक चलता है। तो दोनों की रिक्वायरमेंट होती है, इनोवेशन की भी और रिस्क की भी। नेक्स्ट है 159, द मेन रीजन ऑफ स्लो प्रोग्रेस ऑफ बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप इन राजस्थान इज। हालांकि ये क्वेश्चन आउटडेटेड है अब के हिसाब से, ये आरपीएससी में पीजीटी 2011 के एग्जाम में आया था। मेन रीजन स्लो प्रोग्रेस का क्या है, इसमें ये पूछा है, तो इसमें जो सही जवाब दिया था वो लैक ऑफ बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर था, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी होना। लेकिन तब से अब तक काफी बदलाव हो चुके हैं, तो अब के लिहाज में इसको सही नहीं माना जा सकता, आप इसको इग्नोर कर सकते हैं। नेक्स्ट 160, प्रोपाउंडर ऑफ इनोवेशन थ्योरी ऑफ एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर की इनोवेशन थ्योरी का प्रोपाउंडर किसको कहा जाता है, यह बताना है। सही जवाब है ऑप्शन ए, जोसेफ शुम्पीटर को माना जाता है इनोवेशन थ्योरी का जनक। इनोवेशन थ्योरी में जो शुम्पीटर हैं वो ये कहते हैं कि जो एंटरप्रेन्योर होता है बेसिकली वो एक इनोवेटर होता है। इनोवेटर होता है जो इंट्रोड्यूस करता है नए नए कॉम्बिनेशंस। नेक्स्ट है लास्ट स्टेप टेकन फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ए बिजनेस वेंचर। एक बिजनेस वेंचर एस्टेब्लिश करने में एक पूरी प्रोसेस होती है ये, इसमें लास्ट स्टेप कौन सा होता है यह बताना है। तो गिवन ऑप्शंस में सही जवाब है ऑप्शन सी, कमेंसमेंट ऑफ वेंचर, बिजनेस का स्टार्ट करना। बाकी सब काम पहले का, फाइनेंस अरेंज पहले ही किया जाता है, बिल्डिंग वेंचर स्ट्रक्चर बनाना, अपॉर्चुनिटी एनालिसिस करना, लास्ट में जब सब कुछ तय हो जाता है तो फाइनली कमेंस किया जाता है वेंचर। नेक्स्ट है द मीनिंग ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप इज। एंटरप्रेन्योरशिप का मीनिंग क्या है यह बताना है। तो गिवन ऑप्शंस में जो सबसे सटीक मीनिंग है वो है ऑप्शन बी, डिजायर, फीलिंग एंड एबिलिटी ऑफ ए पर्सन टू स्टार्ट ए न्यू असाइनमेंट। नेक्स्ट है विच ऑफ दिस इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। इन चार कैरेक्टरिस्टिक्स, ये चार जो ऑप्शन है इनमें से ऐसा कौन सा जो एंटरप्रेन्योरशिप की कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, उसकी पहचान करनी है। तो गिवन ऑप्शंस में सही जवाब है ऑप्शन सी, इनडिफरेंट अप्रोच। देखिए इनोवेशन, इनोवेशन होना चाहिए एंटरप्रेन्योरशिप के लिए, ऑर्गेनाइजिंग स्किल भी होनी चाहिए, रिस्क टेकिंग भी होनी चाहिए। ये जरूरी नहीं है कि इनडिफरेंट अप्रोच हो, अप्रोच डिफरेंट चाहिए, यूनिक चाहिए, तब होता है। तो सी इसका सही जवाब हो गया। 164 है द टर्म एंटरप्रेन्योर एंड मैनेजर आर सेम। जो एंटरप्रेन्योर है मैनेजर है वो दोनों सेम होते हैं, और जो गिवन ऑप्शन है उनमें से हमें सही ऑप्शन का चुनाव करना है। क्या है इस स्टेटमेंट के बारे में जो आंसर सही हो सकता है, तो सही जवाब ऑप्शन बी, फॉल्स। ऐसा नहीं होता, एंटरप्रेन्योर और मैनेजर सेम नहीं होते, अलग अलग होते हैं। एंटरप्रेन्योर वो पर्सन होता है जो रिस्क बियर करता है, बिजनेस स्टार्ट करता है। मैनेजर वो पर्सन होता है जो बिजनेस को मैनेज करता है। जरूरी नहीं है कि मैनेजर कोई एंटरप्रेन्योर हो, मैनेजर एक एम्प्लॉय भी हो सकता है। नेक्स्ट है 165, इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ रिटेल ट्रेड देयर इज हाई स्कोप ऑफ मिसयूज। रिटेल ट्रेड के कई टाइप होते हैं, इनमें से कौन सा टाइप ऐसा है जिसमें मिसयूज के ज्यादा चांसेस रहते हैं। तो गिवन ऑप्शंस में सही जवाब ऑप्शन सी, मेल ऑर्डर बिजनेस। मेल ऑर्डर बिजनेस में दरअसल अननोन होते हैं जो बायर और सेलर होते हैं, कई दफा जो सेलर होते हैं वो मिसयूज कर सकते हैं, या बायर भी मिसयूज कर सकते हैं, जानबूझ करके सामान मंगा लिया फिर खरीदा नहीं, लौटा दिया, तो कई दफा जो सेलर है उसको कॉस्ट ज्यादा पड़ जाती है। ऐसे ही जो बायर है, सेलर जो है वो भी धोखाधड़ी कर सकता है। बायर ने सामान खरीदा, सेलर ने एक्चुअल सामान ना दे करके कोई दूसरा सामान भेज दिया। नेक्स्ट है 166, अ होलसेलर एज एन इंटरमीडियरी इज ए लिंक बिटवीन। एक होलसेलर इंटरमीडियरी के तौर पे एक लिंक होता है किसके बीच में। तो गिवन ऑप्शंस में सही जवाब है ऑप्शन सी, मैन्युफैक्चरर और रिटेलर के बीच में कड़ी होता है होलसेलर। मैन्युफैक्चरर से होलसेलर सामान खरीदता है और फिर होलसेलर उस सामान को रिटेलर को बेचता है। नेक्स्ट है 167, इसमें पूछा है रिटेलर दैट बाइज एट लेस देन रेगुलर होलसेल प्राइस एंड सेल्स एट लेस देन। इसमें पूछा है कि एक रिटेलर जो बाई करता है गुड्स रेगुलर होलसेल प्राइस से सस्ते में, यानी कि आमतौर पे जो होलसेल प्राइस रहता है उससे सस्ते में सामान खरीदता है, और आमतौर पे रिटेल पे जो प्राइस होता है उससे सस्ते में ये बेचता भी है। तो ऐसे रिटेलर को क्या कहते हैं ये बताना है। तो गिवन ऑप्शन में सही जवाब है ऑप्शन बी, ऑफ प्राइस रिटेलर। ऑफ प्राइस यानी कि ये पर्टिकुलर सिचुएशंस में सामान सस्ते में खरीदते हैं और सस्ते में ही अपने ग्राहकों को बेचते हैं। 168, अंकटाड UNCTAD इज द एक्रोनिम फॉर। किसका ये
एक्रोनिम है, संक्षिप्त रूप है, उसका पूरा नाम हमें बताना है अंकटाड का। तो गिवन ऑप्शंस में सही जवाब है ऑप्शन डी, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। नेक्स्ट है 169, सही जवाब है ऑप्शन ए, आईडीए। दरअसल आईडीए इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, ये एक सॉफ्ट लोन विंडो का मतलब है कि सस्ते दरों पे ये ऋण देती है ऐसे कंट्रीज को जो डेवलपिंग हैं या अंडर डेवलपिंग कंट्रीज हैं। तो वर्ल्ड बैंक ग्रुप का ही एक हिस्सा है आईडीए जो है, ये वर्ल्ड बैंक ग्रुप का ही एक हिस्सा है। नेक्स्ट है द कॉस्ट ऑफ आइडल टाइम इनकर्ड बाय एम्प्लॉइज दैट इज कंसिडर्ड नॉर्मल फॉर द प्रोडक्शन प्रोसेस शुड बी चार्ज्ड टू। इसमें ये पूछा है कि एम्प्लॉइज कई दफे आइडल टाइम इनकर करते हैं। आइडल टाइम वो होता है जब एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, काम करने के दौरान कुछ समय ऐसा हो सकता है जिसमें वो काम नहीं करते हैं बट उनकी सैलरी चलती रहती है या उनका जो टाइम के हिसाब से वेजेज है वो तो चलता रहता है, पर कुछ टाइम आइडल हो जाता है। तो कॉस्ट ऑफ आइडल टाइम जो एम्प्लॉय कर देते हैं और उसको कंसीडर किया जाता है नॉर्मल। नॉर्मल उसको माना जाता है कि इतना समय तो वेस्ट हो ही जाता है प्रोडक्शन प्रोसेस के लिए। तो अब इसको कहाँ चार्ज किया जाएगा यह बताना है। गिवन ऑप्शन है उनको देख लें पहले। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी फैक्ट्री ओवरहेड, ऑप्शन ए वर्किंग इन प्रोसेस इन्वेंट्री, ऑप्शन सी डायरेक्ट लेबर एंड ऑप्शन डी एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। तो गिवन ऑप्शन में सही जवाब है ऑप्शन सी, इसको डायरेक्ट लेबर का ही हिस्सा माना जाता है क्योंकि लेबर की पेमेंट ऑलरेडी समय के हिसाब से की ही जाती है। नेक्स्ट है 171, अ डिपार्टमेंट ट्रांसफर्ड गुड्स टू बी डिपार्टमेंट एट कॉस्ट प्लस 25%, आउट ऑफ इट stock of rupees 10,000 remains with B department, therefore amount of stock reserve will be, stock reserve का अमाउंट क्या होगा। क्वेश्चन में पूछा गया है कि कोई डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग में ऐसा होता है अक्सर कि कोई ए डिपार्टमेंट है और वो बी डिपार्टमेंट को, वो एक ही बिजनेस के अंदर होते हैं, ए डिपार्टमेंट बी डिपार्टमेंट को सामान भेजता है और जब वो सामान भेजता है तो उनका अपने यहाँ जितने का सामान होता है उसमें वो 25% जोड़ के तब भेजता है, यानी कि जितनी भी कॉस्ट होती है इसको उसमें 25% जोड़ करके तब ट्रांसफर करता है सामान आगे। ये कह रहे हैं कि बी डिपार्टमेंट के पास लास्ट में 10,000 का स्टॉक बच गया। अब क्योंकि बी डिपार्टमेंट की बुक्स में ये 25% जुड़ा हुआ आता है, अब ये 10,000 जो है इसमें 25% जुड़ा हुआ है, तो चूंकि सामान बिका नहीं, अगर बिक जाता तब तो कोई बात नहीं, प्रॉफिट अर्न हो जाता, लेकिन अगर सामान बिका नहीं है तो हमें पता है कि वो उसी संस्था का सामान है, खाली ए डिपार्टमेंट से बी पे आ गया है। अगर 10,000 का क्लोजिंग स्टॉक दिखाया जाएगा तो संस्था का जो ओवरऑल प्रॉफिट है वो इन्फ्लेट होकर दिखेगा बेवजह, वो 25% इसमें जुड़ा हुआ है, इसकी वजह से क्लोजिंग स्टॉक जो है वो इनकम साइड को बढ़ा देगा जिससे प्रॉफिट बढ़ा हुआ दिखेगा। तो इसलिए एडजस्टमेंट करनी होती है। एडजस्टमेंट क्या करनी होती है कि इस स्टॉक में जो प्रॉफिट का अंश है उसको निकाल दिया जाता है और उसी को स्टॉक रिजर्व कहते हैं। वो कितना है ये पता लगाना है। तो हमें पता है कि जो 10,000 कीमत है वो 25% जुड़ने के बाद है, तो वो 25 कितना होगा ये बताना है हमें खाली। ऐसे केस में जो 10,000 है इसमें ये 25 एडेड है, हमें केवल 25 चाहिए तो 25 अपॉन 125 कर देंगे क्योंकि ये 125 के इक्विवेलेंट है। इससे इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 5 और 5 से फिर इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 2000। इस तरीके से 2,000 रुपये आ जाएगा स्टॉक रिजर्व। नेक्स्ट है 172, हाल से प्रीमियम प्लान इज बेस्ड ऑन, हाल से प्रीमियम प्लान बेस्ड है किस पे, ये वेज पेमेंट का एक प्लान है और किस पे बेस्ड है यह बताना है। तो गिवन ऑप्शंस में जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी, टाइम सेव्ड। दरअसल हाल से का जो प्रीमियम प्लान है यानी कि बेज पेमेंट का प्लान है, तो हाल से कहते हैं कि एक पर्सन को जो पेमेंट करना है, पर्सन के हर एक काम के लिए, जॉब के लिए एक स्टैंडर्ड टाइम तय कर दिया जाता है, स्टैंडर्ड टाइम तय कर दिया जाता है और जब एक्चुअल में काम किया जाता है तो ये देखा जाता है कि वर्कर ने कितने जल्दी उसको काम को समाप्त कर दिया है। अब अगर उसने जल्दी काम को समाप्त कर दिया है तो टाइम के हिसाब से जितने समय में उसने समाप्त कर दिया एक तो उतने समय की मजदूरी बनती है। जैसे अगर 10 घंटे फिक्स किए गए थे और उसने 8 में ही समाप्त कर दिया तो एक तो 8 घंटे का उसको मिलेगा पेमेंट क्योंकि 8 घंटे उसने एक्चुअल में काम किया है। अब 10 में स्टैंडर्ड करना था, उसने 2 घंटे पहले ही कर दिया, तो अब पहले कर दिया तो उसको क्या इनाम मिलेगा इस चीज का, उसको इनाम ये मिलेगा कि जो समय उसने बचा लिया है 2 घंटा उसकी भी हाफ पेमेंट उसको मुफ्त में मिलेगी। तो इस तरीके से टाइम सेव्ड जो है
उसका बेनिफिट उसको मिल जाता है, काम करने वाले को भी। नेक्स्ट 173, एबीसी लिमिटेड ने इश्यू किए 20,000 8% बॉन्ड 10 ईच के एट पार पे विच आर रिडीमेबल आफ्टर 5 ईयर एट ए प्रीमियम ऑफ 20%. द अमाउंट ऑफ लॉस ऑन रिडेम्पशन ऑफ बॉन्ड टू बी रिटर्न ऑफ एवरी ईयर विल बी. तो एक तो हमें ये पता लगाना है कि इसमें लॉस की अमाउंट है कितनी. 20,000 टोटल डिवेंचर है या बॉन्ड कहें या डिवेंचर, एक ही बात है यहाँ पे. 20,000 टोटल बॉन्ड है, 10 रुपए का एक है, कुल मिला करके 2 लाख रुपए के हो गए वो, 2 लाख रुपीज के. आगे कहा जा रहा है कि जो रिडीमेबल होंगे 5 साल बाद, आफ्टर 5 ईयर ये रिडीम होंगे, और जब रिडीम होंगे तो 20% प्रीमियम पे होंगे, मतलब कंपनी 20% पैसा एक्स्ट्रा देगी डिवेंचर होल्डर्स को. तो ये 20% निकाल लेंगे, कितना बनता है इसका, 20% निकालेंगे 2 लाख का 20%, तो ये हो जाएगा 40,000. यानी कि 40,000 कंपनी ने आज कमिट कर दिया है कि हम जब रिडीम करेंगे तो 40,000 रुपए फालतू देंगे. तो ये कंपनी के लिए एक तरह से लॉस है. तो 40,000 का जो लॉस है वो उतने दिन में बांट दिया जा सकता है जितने दिन तक डिवेंचर रहेंगे, जितने दिन तक कंपनी उसका बेनिफिट लेगी. जब तक डिवेंचर रहेंगे तब तक बेनिफिट लेगी. तो डिवेंचर रहेंगे 5 साल तक, 5 साल तक रहेंगे, यानी कि 5 साल तक कंपनी बेनिफिट लेगी डिवेंचर्स का. तो डिवेंचर्स की वजह से जो लॉस है इसको भी 5 साल में बांट दिया जाएगा. तो 40,000 को 5 से डिवाइड कर देंगे और ये आ जाएगा 8,000 रुपीज. इसलिए बी इसका सही जवाब हो जाएगा. हर साल 8,000 रुपए का जो लॉस है उसको राइट ऑफ किया जाएगा. 174, ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ ए कंपनी इज ₹5 लाख, 40% ऑफ इट इज पेड अप. एक कंपनी का ऑथराइज्ड कैपिटल 5 लाख है, इसकी 40% पेड अप है. लॉस इनकर्ड ड्यूरिंग द ईयर इज ₹50,000, साल के दौरान 50,000 का लॉस हो गया. एक्यूमुलेटेड लॉस कैरिड फ्रॉम लास्ट ईयर इज ₹2 लाख, और पिछले साल से 2 लाख का लॉस पहले ही चला आ रहा था. तो 2 लाख का पुराना लॉस हो गया, 50,000 का अभी लॉस हो गया. कुल मिलाकर के कंपनी लॉस में चल रही है 2.5 लाख के में, 2,50,000 के में. कंपनी हैज ए टेंजिबल नेटवर्थ ऑफ, कंपनी की टेंजिबल नेटवर्थ है क्या. तो देखिए कंपनी की नेटवर्थ है क्या, हम देखेंगे यहाँ पे कि कंपनी का ऑथराइज्ड कैपिटल 5 लाख है, लेकिन केवल 40% पेड अप है, मतलब कंपनी को जो मिला है वो केवल 40% ही मिला है. तो 5 लाख का 40% निकाल लेंगे, ये आ जाएगा 2 लाख. अब 2 लाख रुपीज तो कंपनी की कैपिटल है कुल, एसेट के बारे में जानकारी नहीं है तो यही मान लिया जाएगा. अब इसके बाद क्या है कि वो कह रहे हैं कि लेकिन लॉस चल रहा है. अब लॉस कितना है, 2 लाख का पहले था, 50,000 का हो गया, यानी कि 2.5 लाख का. तो यानी कि नेगेटिव में चली गई कंपनी का जो लॉस है वो 2.5 लाख का बैठ रहा है. कंपनी की जो इन्वेस्टमेंट है, जो कैपिटल है वो 2 लाख की है, केवल कैपिटल एम्प्लॉयड. तो यानी कि 50,000 नेगेटिव में चल रहा है, इसलिए सी इसका सही जवाब हो जाएगा. कंपनी का शुद्ध मूल्य नेगेटिव में निकल करके आ रहा है. नेक्स्ट है 175, एबीसी लिमिटेड बाई 77% ऑफ अवेलेबल शेयर्स ओनरशिप ऑफ XYZ कॉर्पोरेशन. एबीसी लिमिटेड XYZ लिमिटेड की ओनरशिप को, यानी कि उसके शेयर्स को खरीदती है और 77% शेयर्स खरीद लेती है. विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी सेड अबाउट XYZ. अब ये जो XYZ ग्रुप है जिसके शेयर खरीद लिए गए हैं एबीसी के द्वारा, उसको क्या कहा जाएगा, उससे रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट सही है यह बताना है. तो जो सही जवाब है वो है ऑप्शन डी, इट इज अ सब्सिडियरी कंपनी. यह एक सब्सिडियरी कंपनी बन गई है. एबीसी लिमिटेड होल्डिंग कंपनी है जिसने शेयर खरीद लिए हैं ज्यादा, और जिसके शेयर खरीदे गए हैं वो सब्सिडरी कंपनी है. नेक्स्ट 176, अ डैश इज द कंबाइनिंग ऑफ 2 और मोर कंपनीज इनटू वन ऑर्गेनाइजेशन. इनमें से वह क्या है जब 2 या 2 से ज्यादा कंपनियों को कंबाइन कर लिया जाता है. तो गिवन ऑप्शन में सही जवाब है ऑप्शन ए, मर्जर कहा जाता है इसको. जब 2 या 2 से ज्यादा कंपनियों को कंबाइन करते हैं तो उसको मर्जर कहा जाता है. नेक्स्ट है 177, इन विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंटिंग प्रोसेसेस इज डेफिशिएंसी अकाउंट एक्सक्लूसिवली ओपन्ड. इनमें से कौन सी ऐसी प्रोसेस है अकाउंटिंग की जिसमें डेफिशिएंसी अकाउंट खास तौर पे ओपन किया जाता है, यह पूछा है. तो गिवन ऑप्शंस में सही जवाब है ऑप्शन बी, इंसॉल्वेंसी अकाउंटिंग. जब इंसॉल्वेंसी होती है किसी कंपनी की तो ऐसे केस में डेफिशिएंसी अकाउंट बनाया जाता है. इंसॉल्वेंसी का मतलब ही ये होता है कि कंपनी घाटे में चली गई है, उसकी जो एसेट है वो कम है लायबिलिटीज से, तो डेफिशिएंसी है उस कंपनी में, और ऐसे केस में डेफिशिएंसी अकाउंट एक्सक्लूसिवली बनता है. नेक्स्ट है 178, डैश इज इक्वल टू आफ्टर टैक्स ऑपरेटिंग प्रॉफिट ऑफ ए फर्म लेस द कॉस्ट ऑफ फंड यूज्ड टू फाइनेंस इन्वेस्टमेंट. मतलब ये पूछा जा रहा है कि किसी कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो टैक्स के बाद हैं उनमें से अगर माइनस किया जाए
कॉस्ट ऑफ फंड जो कंपनी ने यूज किए हैं टू फाइनेंस इन्वेस्टमेंट्स, तो कंपनी की कुल मिलाकर के जो फंड्स की लागत है वो कंपनी के प्रॉफिट्स में से घटाई जाए तो क्या बचता है। तो गिवन ऑप्शन में सही जवाब है ऑप्शन डी, इसको इकोनॉमिक वैल्यू एडेड कहा जाता है कि इतना इकोनॉमिक वैल्यू एडिशन कंपनी ने किया है, जितना कॉस्ट था उससे इतने ज्यादा अर्न कर लिया है, तो ये इकोनॉमिक यानी कि मनी का वैल्यू एडिशन हुआ है। नेक्स्ट है 179, मैनेजमेंट अकाउंटिंग डील्स विद, मैनेजमेंट अकाउंटिंग डील करता है किससे। तो गिवन ऑप्शन में सही जवाब है ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी। दरअसल जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग होता है वो तो क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन पे चलता है, लेकिन जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग होता है वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बेस पे ही कुछ महत्वपूर्ण डिसीजन लेता है, जिनमें क्वालिटी डिसीजन भी शामिल रहते हैं। तो ये क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों ही इंफॉर्मेशन का यूज करता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज आर इंक्लूडेड इन ब्रिक्स, ब्रिक्स में कौन कौन से देश शामिल हैं। सही जवाब है ऑप्शन बी, ब्रिक्स में ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। नेक्स्ट है 181, ऑन ज्वाइनिंग IMF ईच मेंबर इज असाइंड ए कोटा इन स्पेशल ड्राइंग राइट्स SDR कॉरस्पॉन्डिंग टू इट। इसमें कहा गया है कि जब ज्वाइन करता है IMF को कोई देश, तो उसको एक कोटा असाइन किया जाता है स्पेशल ड्राइंग राइट्स में। वो किसके कॉरस्पॉन्डिंग होता है, किसके अनुसार वो होता है, SDR में जो उसका कोटा बनता है। तो गिवन ऑप्शन में सही जवाब है ऑप्शन सी, रिलेटिव पोजीशन इन द वर्ल्ड इकोनॉमी। वर्ल्ड इकोनॉमी में उसकी जो पोजीशन होती है कंट्री की, उसके अकॉर्डिंग ही वो इन्वेस्ट करता है और उसके अकॉर्डिंग ही उसको SDR मिलते हैं। नेक्स्ट है 182, व्हाट आर SDRs पॉपुलरली नोन एज, SDR को पॉपुलर फॉर्म में क्या बोला जाता है। तो आम इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन डी, इसको पेपर गोल्ड के नाम से जाना जाता है। 183, द नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नाफ्टा इज बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। नाफ्टा कौन से देशों के बीच में एक एग्रीमेंट है, समझौता है। दरअसल इसका नाम बदला जा चुका है और उसका नाम का आइडिया लग जाएगा, उसके नाम से तीनों कंट्रीज का नाम लिया जाएगा, इसलिए नाम वो मैं बाद में बताऊंगा, आप ट्राई करें कौन सा सही जवाब है। तो गिवन ऑप्शन में जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए, US, यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा और मैक्सिको। और इसका जो नया नाम हो चुका है वो हो चुका है US, यूनाइटेड स्टेट्स और USMCA, यानी कि मैक्सिको और कनाडा, US, मैक्सिको, कनाडा। नेक्स्ट 184, द यूनाइटेड नेशन इस्टेब्लिश्ड द यूनाइटेड नेशंस कमीशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड लॉ, UNCITRAL, किस ईयर में इसकी स्थापना की गई। तो सही जवाब है ऑप्शन ए, 1966 में। नेक्स्ट इज 185, द फोकल पॉइंट ऑफ उरुग्वे राउंड ऑफ गेट ऑन एग्रीमेंट ऑफ ट्राइब्स वाज। फोकल पॉइंट उरुग्वे राउंड में गेट का ट्राइब्स के एग्रीमेंट पे था, किस चीज पे। गिवन ऑप्शन में सही जवाब है ऑप्शन ए, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी पे। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के लिए ही ये बने हैं, ट्राइब्स ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के लिए इनको बनाया गया है। 186, द 8th राउंड ऑफ गेट यानी कि उरुग्वे राउंड फाइनली रिजल्टेड इन कन्वर्जन ऑफ गेट इनटू, फाइनली इसके दौरान गेट कन्वर्ज हो गया एक दूसरी संस्था में, उसका क्या नाम है यह बताना है। तो गिवन ऑप्शन में सही जवाब है ऑप्शन सी, WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। 94 तक चला, दिसंबर तक गेट का राउंड, उरुग्वे राउंड, और उसके बाद 1 जनवरी 1995 को WTO बन गया। नेक्स्ट इज 187, डैश इन रेफरेंस टू इंटरनेशनल ट्रेड, इंटरनेशनल ट्रेड के संदर्भ में बात हो रही है, इज द एक्सपोर्ट बाय ए कंट्री, यह एक एक्सपोर्ट है एक कंट्री का और कंपनी और किसी देश का, ऑफ ए प्रोडक्ट एट ए प्राइस, एक प्रोडक्ट का उस प्राइस पे दैट इज लोअर इन द फॉरेन मार्केट देन द प्राइस चार्ज्ड इन द डोमेस्टिक मार्केट। मतलब कोई देश अपने खुद के डोमेस्टिक मार्केट में उस सामान का जो रेट चार्ज कर रहा है लोगों से, दूसरे देश में जाकर के उस रेट से भी सस्ते में बेच दे रहा है सामान को, इसको क्या कहा जाता है। तो गिवन ऑप्शन में सही जवाब है ऑप्शन सी, इसको डंपिंग कहा जाता है और मॉरली इसको गलत माना जाता है और देश इसका विरोध करते हैं जिन देशों में डंपिंग किसी देश के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट है 188, द जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड गेट साइंड बाय 23 मेजर कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया केम इनटू फोर्स इन द ईयर, जो गेट था वो कब बना था। तो गिवन ऑप्शंस में
सही जवाब है ऑप्शन बी 1947 1948 जो ऑप्शन है ये सही है, क्योंकि इसका जन्म हुआ था गेट का 30 अक्टूबर 1947 को। 30 अक्टूबर 1947 को बना था गेट। नेक्स्ट है 189 इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन आईएफसी एन एफिलिएट ऑफ वर्ल्ड बैंक, ये भी वर्ल्ड बैंक ग्रुप का ही एक हिस्सा है। ये एस्टेब्लिश हुआ था किस साल, यह बताना है। तो गिवन ऑप्शंस में से सही जवाब है ऑप्शन बी 1956 में आईएफसी बना था। 190 व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ अंकटाड, ये ऑलरेडी आ चुका है एक बार क्वेश्चन। ये इसका सही जवाब है यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। नेक्स्ट इज अंकटाड वाज एस्टेब्लिश्ड बाय द यूएन इन द ईयर, अंकटाड की स्थापना कब की गई थी यह बताना है। तो गिवन ऑप्शन में सही जवाब है ऑप्शन बी 1964 में। नेक्स्ट इज 192 वेयर द हेडक्वार्टर्स ऑफ डब्ल्यूटीओ इज लोकेटेड, डब्ल्यूटीओ के जो हेडक्वार्टर्स हैं वो कहाँ पे लोकेटेड है यह बताना है। तो सही जवाब है ऑप्शन डी, डब्ल्यूटीओ के हेड ऑफिस इन जेनेवा स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट इज 193 फाइंड द ऑड वन आउट विद रिगार्ड टू टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर्स इन द फॉरेन ट्रेड, इसमें ये पूछा गया है फॉरेन ट्रेड के संबंध में टैरिफ या नॉन टैरिफ बैरियर से रिलेटेड ये कुछ आइटम्स दिए हैं, इनमें जो ऑड है औरों से अलग है उसकी पहचान करनी है। तो गिवन ऑप्शन में सही जवाब है वॉलेंट्री एक्सपोर्ट रेस्टोरेंट्स। दरअसल फॉरेन ट्रेड में टैरिफ या नॉन टैरिफ बैरियर कोई देश इसलिए लगाता है क्योंकि वो चिंतित होता है कि दूसरे देशों से इंपोर्ट उसके यहाँ ज्यादा आ रहा है, जिससे वो उसका बिजनेस घाटे में चलता रहेगा और उसके एक्सपोर्ट कम है। तो आमतौर पे वो कोशिश करते हैं इंपोर्ट पे रोक लगाने की। इंपोर्ट पे रोक लगाने का तरीका होता है बैरियर लगाना, टैरिफ या नॉन टैरिफ बैरियर। यहाँ पे वॉलेंट्री एक्सपोर्ट रेस्टोरेंट जो होता है आमतौर पे देश इंपोर्ट को कम करना चाहते हैं, एक्सपोर्ट को बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन जो वॉलेंट्री एक्सपोर्ट रेस्टोरेंट है ये इसके उलट है। इसमें कोई देश अपनी स्वेच्छा से अपने जो एक्सपोर्ट हैं उन पे रोक लगाता है, उन पे बाधा करता है। वॉलेंट्री एक्सपोर्ट रेस्टोरेंट मतलब दूसरा कोई नहीं मना कर रहा है, स्वयं देश ही सेल्फ इम्पोज कर रहा है, एक्सपोर्टिंग कंट्री ही, कि हमारे यहाँ से ये सामान कम बेचा जाएगा। नेक्स्ट है 194 विच लिस्ट डज इंडिया बिलोंग टू अंकटाड मेंबरशिप, दरअसल जो अंकटाड है वो ट्रेड एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड डेटा भी रखता है और देशों की लिस्ट बनाता है। देशों की उन्होंने लिस्ट बनाई हुई है एरिया के आधार पे, तो इसमें किस लिस्ट में इंडिया आता है यह बताना है केवल। तो जवाब इसका सही है ऑप्शन सी लिस्ट ए, लिस्ट ए में आता है इंडिया और इंडिया के जो पड़ोसी कंट्री हैं वो भी लिस्ट ए में आते हैं। नेक्स्ट है 195 यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट अंकटाड इज द प्रिंसिपल ऑर्गन ऑफ, अंकटाड जो है वो किसका प्रिंसिपल ऑर्गन है यह बताना है, किसकी मुख्य ये इकाई है यह इसमें पूछा गया है। तो गिवन ऑप्शन में सही जवाब है ऑप्शन बी यूएन जनरल असेंबली का अंग है अंकटाड। नेक्स्ट है 196 फाइंड द ऑड वन आउट विद रिगार्ड टू एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस के संदर्भ में औरों से अलग कौन सा है उसकी पहचान करनी है। तो सही जवाब है ऑप्शन सी माइक्रो फाइनेंस, माइक्रो फाइनेंस जो है वो अलग चीज है। लेटर ऑफ क्रेडिट, सेज, एग्जिम बैंक ये इंटरनेशनल बिजनेस से जुड़े हुए हैं, लेकिन माइक्रो फाइनेंस इंटरनेशनल बिजनेस से नहीं है, ये आमतौर पे इंटरनल डोमेस्टिक चीजों से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट है 197 वर्ल्ड बैंक इज नोन एज, वर्ल्ड बैंक को इस नाम से भी जाना जाता है यह पूछा गया है। सही जवाब है ऑप्शन डी आईबीआरडी, दरअसल ओरिजिनली जो संस्था बनी थी वो आईबीआरडी ही बनी थी, बाद में उसी को वर्ल्ड बैंक बोला जाने लग गया और वर्ल्ड बैंक के ग्रुप में और भी कुछ संस्थाएं शामिल हैं। नेक्स्ट है 198 फेरा हैज बीन रिप्लेस्ड बाय, फेरा ये रिप्लेस किया जा चुका है किसके द्वारा। तो गिवन ऑप्शन में सही जवाब है ऑप्शन बी फेमा, जो फेरा है फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेटरी एक्ट, वो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट नाम से रिप्लेस किया जा चुका है। नेक्स्ट है 199 इंटरनेशनल बिजनेस इन्वॉल्व, इंटरनेशनल बिजनेस में शामिल है क्या। तो गिवन ऑप्शन में सही जवाब है ये जो ऑप्शन दिए इनमें से बताना है हमें एक्सपोर्टिंग, दरअसल प्रोडक्शन या पैकेजिंग वगैरह ये तो अंदर भी हो सकते हैं एक देश के अंदर ही मतलब, लेकिन एक्सपोर्टिंग जो है इसका मतलब इंटरनेशनल बिजनेस का पार्ट हो जाता है, इसमें एक्सपोर्ट किया जाता है सामान, दो या दो से ज्यादा देश जैसे इन्वॉल्व होंगे इंटरनेशनल बिजनेस कहलाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 200 द प्राइस ऑन गुड्स एंड सर्विसेज सोल्ड बाय वन मेंबर ऑफ ए कॉर्पोरेट फैमिली टू अनदर सच एज फ्रॉम ए पेरेंट टू इट्स सब्सिडरी इन ए फॉरेन कंट्री इज नॉन, मतलब फॉरेन कंट्री में
किसी एक बड़े ग्रुप की 2 या 2 से ज़्यादा कंपनीज़ काम कर रही हो सकती हैं और वो आपस में एक से दूसरे को सामान जब बेचते हैं, तो जिस प्राइस पे बेचते हैं उसको क्या कहा जाता है? तो सही जवाब ऑप्शन सी, इसको कहा जाता है ट्रांसफर प्राइस।